Assalamu alaikum. Welcome from the team of Strabismology. I am Dr. मोहम्मद इस्माइल खान. आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अजमल. तो आज का हमारा डिस्कशन है एम्ब्लियोपिया. तो आज का पूरा हमारा डिस्कशन रहेगा एम्ब्लियोपिया के ऊपर. जितनी भी कंफ्यूजन है वो हम क्लियर करेंगे. तो सर से हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास फर्स्ट टाइम एक पेशेंट आता है, उसकी विजुअल एक्यूटी भी कम होता है, एनक का नंबर भी हाई होता है, या एनक के नंबर में डिफरेंस भी होता है, उसका मीडिया पंडस वगैरह भी क्लियर होता है. तो आया उसको हम एम्ब्लियोपिया डिक्लेयर कर सकते हैं और उस पेशेंट को हम कैसे आगे लेके जाएंगे? ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो एम्ब्लियोपिया से ही रिलेटेड है. आप बेसिकली पूछना ये चाह रहे हैं कि हम उसका ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करेंगे और उसकी जो एम्ब्लियोपिया थेरेपी है वो कब स्टार्ट करेंगे या कब स्टार्ट नहीं करेंगे. पेशेंट आपके पास आया ओपीडी में, आपने उसकी बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी ली. बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी उसकी 6/6 नहीं है. डिफरेंस बिटवीन बोथ आईज जो है वो मिनिमम डिफरेंस जो है 2 लाइंस का डिफरेंस है. वो किसी भी एम्ब्लियोपिया की टाइप में फिट बैठ रहा है. ठीक है, अभी हम टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे. विद करेक्शन अगर फर्स्ट करेंगे, पेशेंट आया आपके पास, उसकी विजन थी 6/6 और 6/36. आपने उसकी रिफ्रैक्शन की. रिफ्रैक्शन करने के बाद उसकी जो 6/36 विजन थी वो इम्प्रूव होके हो गई है 6/12. ठीक है, अब विद करेक्शन उसकी विजन कितनी आ रही है 6/6 एंड 6/12. तो हम उसको एनिसोमेट्रोपिक एम्ब्लियोपिया डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी पैचिंग स्टार्ट नहीं करेंगे. एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं स्पेक्टिकल अडेप्टेशन पीरियड. हम उसको एनक देंगे और पेशेंट को कहेंगे कि एनक लगाए. साथ में डॉक्यूमेंट करेंगे कि पैचिंग विल बी ऑन नेक्स्ट विजिट इफ नीडेड. जो अकोमोडेशन जो अडेप्टेशन पीरियड है वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है. जिस पे सारे लोग एग्री करते हैं वो है 16 to 18 वीक्स. आपने पेशेंट को 16 से 18 हफ्ते एनक लगानी है. पेशेंट एनक लगाएगा. अगर एनक लगाने के बाद भी उसकी विजन इंप्रूव नहीं होती, उसकी विजन 6/12 ही रहती है, देन आप उसको पैचिंग थेरेपी पे डाल सकते हैं. और रिसर्चेस ये शो करती हैं कि ऐसे तमाम पेशेंट जिनको आप फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्टिव करेक्शन देते हैं उनकी विजुअल एक्यूटी रिड्यूस होती है. उनमें से हाफ टू क्वार्टर पेशेंट, क्वार्टर टू हाफ, मतलब कि 50% जो पेशेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको पैचिंग थेरेपी की जरूरत ही नहीं पड़ती. वो एनक ही लगाने से ठीक हो जाते हैं. तो मैं तमाम आई केयर प्रोफेशनल को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पेशेंट अगर आपके पास फर्स्ट टाइम आया है उसको बेशक मेक्डोनियल एम्ब्लियोपिया आप डायग्नोज कर रहे हैं या एनिसोमेट्रोपिक है या एमेट्रोपिक है, उसको एनक का ट्रायल जरूर दें. और एनक के ट्रायल को हम क्या कहते हैं, स्पेक्टिकल अडेप्टेशन पीरियड. वो कितना है 16 to 18 वीक्स आपने उसको अडेप्टेशन पीरियड देना है. उस पीरियड के बाद भी अगर उसकी विजुअल एक्यूटी इंप्रूव नहीं होती तो फिर हम उसको जो है वो पैचिंग थेरेपी पे डालेंगे. ठीक है, कोई और क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग मतलब पैचिंग करते हैं तो उसका प्रोटोकॉल क्या होता है, कितने टाइम के लिए, कितने घंटों के लिए देनी चाहिए? ठीक है, तो मुस्कान का क्वेश्चन है कि पैचिंग प्रोटोकॉल क्या है. जो हम लोग डिफरेंट सुनते आ रहे हैं या करते आ रहे हैं काफ़ी देर से, वो यही है कि अकॉर्डिंग टू दी सिवियरिटी, डेंसिटी एंड एज ऑफ द पेशेंट. ठीक है, रूटीन में जो हम इंक्लूडिंग वी जो मोस्टली हमारे आई केयर प्रोफेशनल करते हैं वो क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट आई को पैच करते हैं. ठीक है, फर्स्ट करेंगे पेशेंट की उम्र 5 साल है, 5 आवर्स पर डे. पेशेंट की उम्र 8 साल है, 8 आवर्स पर डे. 7 ईयर है, 7 आवर्स पर डे. ये तो था पुराना मेथड जिस पे अभी भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं. अब लेटेस्ट रिसर्चेस ये शो करती हैं, ठीक है, कुछ रिसर्चेस कंडक्टेड हुई हैं लास्ट फ्यू इयर्स में, बल्कि 10 to 15 इयर्स बैक हुई हैं. वो ये शो करती हैं. मैं आपके सामने 2 रिसर्चेस डिस्कस करता हूँ. ठीक है, पहली रिसर्च ये कहती है कि अगर पेशेंट की उम्र 7 ईयर से कम है, कितनी? 7 ईयर से कम है, 7 साल से उम्र उसकी कम है, और उसकी जो विजुअल एक्यूटी है वो बिटवीन 0.3 to 0.6 लॉग मान रहा है. दैट मींस उसकी रिडक्शन ऑफ विजुअल एक्यूटी इतनी है 0.3 to 0.6 लॉग मान. ठीक है, आप उसको पैच 2 आवर्स करो या
6 आवर्स करो, दोनों का इफेक्ट क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये रिसर्च हमें ये शो कर रही है, ये हमें बता रही है अगर पेशेंट की एज जितनी है, उसका विजुअल स्टेटस इतना है, ठीक है, तो बजाय इसके कि आप पेशेंट को 6 आवर्स पैचिंग पे डालो, आप पेशेंट को क्या करोगे? 2 आवर्स पैचिंग पे डालोगे और दोनों का इफेक्ट क्या आएगा? सेम। इससे क्या होगा कि पेशेंट की कंप्लायंस भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है, पेशेंट के लिए पैचिंग करना भी क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा और उसके आपके जो सक्सेस रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। सेकंड रिसर्च ये कहती है कि अगर पेशेंट की जो विजुअल एक्यूटी है वो 0.7 to 1.3 लॉग मार है, ठीक है, आप उसको बेशक 6 आवर्स पर डे पैच करो या 12 आवर्स पैच करो, दोनों का इफेक्ट क्या आएगा? सेम। तो पेशेंट के लिए ज्यादा कन्वीनियंट क्या होगा? 6 आवर्स पर डे, ठीक है। तो ये चीजें हमें रिसर्च से पता चल रही हैं। हमारे जो नए ग्रेजुएट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो थीसिस लिखते हैं या जो रिसर्च करते हैं, मैं उनको भी इस मामले में कर्ज करूंगा कि वो इस चीज़ पे रिसर्च करें, ताकि जो कन्वेंशनल मेथड है जो हम ईयर्स के हिसाब से करते हैं, ताकि पेशेंट की लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है, और हमें ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए, ठीक है। ऑडियंस में किसी और का क्वेश्चन है सर? मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम किसी पेशेंट की पैचिंग करते हैं और विजन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती, तो इस पैचिंग को स्टॉप कब करना है और अगर इसे कंटिन्यू रखना है तो कितने ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रखना है? ठीक है। अब आप पेशेंट को आपने स्पेक्टिकल अडेप्टेशन पीरियड टाइम भी दे दिया, पेशेंट की विजुअल एक्यूटी इंप्रूव नहीं करी, आपने उसको डाल दिया पैचिंग थेरेपी पे, ठीक है। अब सुंदर का क्वेश्चन ये है कि पैचिंग से अगर विजन इंप्रूव नहीं हो रही तो हम कब तक पेशेंट को पैचिंग पे डालेंगे? तो आपने मिनिमम पेशेंट को 6 मंथ तक पैचिंग पे डालना है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं भी हो रही फिर भी आपने क्या करना है? 6 मंथ आपने पेशेंट को पैचिंग पे रखना है। जब वो 6 मंथ पैचिंग के बाद भी अगर उसकी विजुअल एक्यूटी इम्प्रूव नहीं होती तो फिर आप उसकी पैचिंग स्टॉप कर सकते हैं। तो 6 मंथ को आप जो है वो 400 आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपने उसके या तो 6 महीने पूरे करने हैं आम जुबान में, या थोड़ी सी जो अगर हम पढ़ी लिखी लैंग्वेज में बात करेंगे तो उसके 400 आवर्स आपने उसको पैच करना है। अगर 400 आवर्स वो पैच होता है उसके बाद अगर उसकी विजन इंप्रूव नहीं होती तो फिर आप उसकी पैचिंग स्टॉप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर दूँ, 120 आवर्स, कितने? 120 आवर्स पैच से 1 लाइन ऑफ लॉग मार विजुअल एक्यूटी इंप्रूव होती है। कितनी काम? 120 घंटे से 120 घंटे का आप आई को पैच करते हैं तो उससे 1 लाइन ऑफ विजुअल एक्यूटी इंप्रूव हो जाती है। Now, anyone from audience want to ask question related to amblyopia? Sir, जी जी sir, what's the real purpose behind doing patching? अच्छा क्वेश्चन है कि हीरा पूछना चाह रही है कि पैचिंग करने का पर्पस क्या है, तो आप लोग खुद बताओ पैचिंग का पर्पस क्या है? विजुअल एक्यूटी, ठीक है, ताकि आपकी जो विजुअल एक्यूटी जिस आंख की रिड्यूस है वो इम्प्रूव होकर नॉर्मल विजुअल एक्यूटी के इक्वल आ जाए। अगर हम थोड़ी सी मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो क्या होगा कि मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी, सेंट्रल फिक्सेशन और इक्वल विजुअल एक्यूटी, ताकि विजुअल एक्यूटी इक्वलाइज हो जाए, आपकी जो सेंट्रल फिक्सेशन है वो अचीव हो जाए और मैक्सिमम जितनी विजुअल एक्यूटी हम अचीव कर सकते हैं वो करें। जैसे पिछला क्वेश्चन था सुंदर का कि हम कब तक जो है वो पैचिंग करते हैं। अगर आप 6 मंथ में अगर विजन इंप्रूव नहीं हो रही ना तो आप उसकी पैचिंग स्टॉप कर दें। अगर आप फिर भी कंटिन्यू रखेंगे, एक तो ये है कि पेशेंट ट्रबलसम रहेगा, पेशेंट को नुकसान होगा, दूसरा ये है कि उसमें रिवर्स एम्ब्लायोपिया होने के चांसेस भी होते हैं। जो नॉर्मल आई है जिसको आप पैच कर रहे हैं उसकी विजुअल एक्यूटी भी क्या हो सकती है? रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अगर पैचिंग करने से विजन कम हो जाए दैट इज नोन एज अ रिवर्स एम्ब्लायोपिया। जी किसी और का क्वेश्चन? सर रिकरेंस और एम्ब्लायोपिया के बारे में पूछना चाहते हैं कि कितने % चांसेस होते हैं रिकरेंस और एम्ब्लायोपिया के आफ्टर पैचिंग? ठीक है,
रिकर्स का मतलब ये होता है कि आपने पेशेंट को पैच किया, पैच करने से जो पेशेंट की विजन है वो क्या हो गई, 6/6 हो गई। 100% आपने विजुअल एक्यूटी अचीव कर ली है। अब इस 100% विजुअल एक्यूटी अचीव करने के बाद कितने % चांसेस होते हैं कि विजन दोबारा बाउंस बैक हो जाती है या विजन उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है। ठीक है, तो लिटरेचर ये कहता है और क्लिनिकल भी हम लोगों ने ये देखा है कि जो है वो आपने 24 मंथ आफ्टर सिकेशन ऑफ पैचिंग, अगर आपने पेशेंट की पैचिंग बेशक स्टॉप कर दी है, स्टॉप करने के 24 मंथ का मतलब है कि 2 साल तक आपने पेशेंट को फॉलो अप पे रखना है, उसकी विजुअल एक्यूटी को मॉनिटर करते रहना। 75% चांसेस होते हैं कि विजुअल एक्यूटी रिड्यूस 1 या 2 लाइनें रिड्यूस हो जाती है। अब रिकरेंस कितनी होती है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एम्ब्लायोपिया पे। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया की, ठीक है, तो स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया में 1 से 4 लाइंस जो विजुअल एक्यूटी चार्ट्स की होती हैं वो रिड्यूस हो सकती हैं। एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया में मैक्सिमम जो 3 लाइंस होती हैं वो रिड्यूस हो सकती हैं। और सबसे ज्यादा जो रिकरेंस है वो एम्ब्लायोपिया की कौन सी टाइप में होगी, मिक्स्ड एम्ब्लायोपिया में। मिक्स्ड एम्ब्लायोपिया क्या होगा खान, जिसमें मिसाल के तौर पर स्ट्रैबिस्मस भी है, साथ में हाई रिफ्लेक्टिव एरर है या एनाइसोमेट्रोपिया है और निस्टैग्मस है, या एनाइसोमेट्रोपिया है और टोसिस है, या टोसिस है साथ में मेरिडोनस को जो है वो अनकोएक्टेड एस्टिग्मेटिज्म है। ठीक है, तो मिक्स्ड एम्ब्लायोपिया में जो रिकरेंस है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टॉप द पैचिंग। पैचिंग करना भी एक आर्ट है और पैचिंग स्टॉप करना भी एक आर्ट है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन और इसमें? सर मैं एक क्वेश्चन है कि सर इसमें एम्ब्लायोथेरेपी के लिए कौन सा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, पैचिंग, एट्रोपिनाइजेशन या पेनलाइजेशन? अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल जिसकी कंप्लाइंस सबसे अच्छी है वो है पैचिंग। ठीक है, पैचिंग में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसमें पार्शियल पैचिंग भी कर सकते हैं, टोटल राइट। टोटल राइट का मतलब ये होता है कि आंख में आपकी ना किसी की शक्ल जाती है ना लाइट जाती है, सब कुछ खत्म, टोटल राइट एंड फॉर्म, ना लाइट जाती है ना कोई शक्ल जाती है। ठीक है, टोटल राइट एंड फॉर्म भी हो सकता है, टोटल फॉर्म भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। बाकी पेनलाइजेशन है उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, एट्रोपिन होती है, फ्लशिंग ऑफ फेस, रेडनेस, फीवर, हेलुसिनेशंस, उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, फिर आपने वो नेल क्यों करनी होती है, डिस्टेंस क्यों करनी होती है। अगर क्लिनिकली देखा जाए तो मैं ज़्यादा पैचिंग को प्रेफर करूँगा। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी कंप्लाइंस पैचिंग के साथ अच्छी नहीं होती तो उनको आप फिर पेनलाइजेशन में डाल सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन है रिलेटेड टू एम्ब्लायोपिया? यस जी जी पूछें। सर, जो हम पैचिंग करते हैं तो इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? पैचिंग के एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, मतलब कि पैचिंग का नुकसान क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, बुलिंग। आप बच्चे आप पैच करके जाएंगे, बच्चे क्या कहेंगे, तंग कहेंगे, बेंगा कहेंगे, काना कहेंगे, मल्टीपल। पश्तो में क्या कहेंगे, सॉरी मैं ये बोल नहीं सकता। ठीक है, वहाँ बताओ, ऑडियंस को बताओ, पश्तो में क्या कहेंगे? पश्तो में हम रुंद कहते हैं, जिसको नजर नहीं आता है उसको रुंद कहते हैं। अब बेंगे को क्या कहते हैं, कुंड। बहुत डिफरेंट है। बच्चे तंग करेंगे, बच्चा क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। सबसे पहला तो साइड इफेक्ट इसका ये है। फिर गर्मी में बच्चा पैच करेगा तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, कॉस्मेटिकली लुक पोर, और इसके अलावा इसमें पेशेंट में जो डीवीडी है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, डीवीडी मैनिफेस्ट हो सकती है। फिर सुंदर से बताओ लेटेंट स्क्विड कौन सा होता है, जो हमें सामने से नजर नहीं आता, छुपा हुआ होता है। तो जब आप उसकी एक आंख को पैच करेंगे तो जो लेटेंट स्क्विंट है वो भी क्या हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जितना जो है वो लेटेंट स्क्विंट होता है वो भी क्या हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। और सबसे बड़ा जो इसका साइड इफेक्ट होता है वो होता है इंटरैक्टिव और डिप्लोपिया हो जाता है। आप सिचुएशन थी
आपने पैच किया, पैच करने से सुप्रेशन क्या होगी, ओवरकम। ठीक है, अगर आपने उसको अनकंट्रोल रखा है, मॉनिटर नहीं किया, ठीक है, आपने एवरी 6 वीक्स पेशेंट की नॉर्मल आई और एम्ब्लियोपिक आई दोनों की विजुअल एक्यूटी मॉनिटर करते रहना होता है। अगर आप मॉनिटर नहीं करते, पेशेंट 6 महीने साल आता ही नहीं और पैच करता रहता है, अगर उसकी पैचिंग सुप्रेशन ओवरकम हो गई तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, डिप्लोपिया। दैट इज नॉन एज इंटरैक्टेबल डिप्लोपिया, इसका फिर कोई इलाज नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।